गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। नया टॉपिक है ये। डिफरेंस वैसे बता चुका हूँ मैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, कहाँ ये सूटेबल होता है, कहाँ नहीं होता है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले हम मीनिंग के बेस पर देखते हैं कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है विच इज प्री डिफाइंड, यानी पहले से ही डिफाइंड हो, पहले से ही उसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन बने हुए हों, किसी भी बात की कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे मैनेजमेंट ने डिफाइन कर दिया उसी हिसाब से वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को वर्क करना है। तो ऑल द रूल्स ऑफ रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वह ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्क से रिलेटेड ही बात होती है। एन ऑर्गेनाइजेशन created by the management in the form of the structures of authority is called फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बता दिया, मैनेजमेंट जैसा चाहती है वैसा ही वर्क करवाती है। मैनेजमेंट सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशंस पहले से ही डिसाइड कर देती है कि हर एम्प्लॉय को इस तरीके से वर्क करना है। कोई भी एम्प्लॉय अपने तरीके से वर्क नहीं कर सकता। दूसरा इनफॉर्मल देखें तो इनफॉर्मल क्या होता है, जिसमें पहले से ही नियम कंडीशन लागू ना हो, जहाँ म्यूचुअल बेस पर वर्क होता हो, जहाँ पर पर्सनल भी बातें होती हों, मतलब कोई भी फ्रीली जो है वर्क होता हो, फ्री माइंड से वर्क होता हो, फ्रेंडली म्यूचुअल फ्रेंडशिप जहाँ पर होती है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे ऑल ऑर्गेनाइजेशंस बॉर्न आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ एम्प्लॉय में म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, फ्रेंडली रिलेशनशिप होती है, वहाँ पर जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड इट इमर्ज ऑटोमेटिकली। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर रूल्स ऑफ रेगुलेशन पहले से डिसाइड नहीं होते हैं, अर्थात जहाँ पर एम्प्लॉय को ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने इनोवेशंस, अपने न्यू आइडियाज, अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को भी वहाँ पर यूज़ कर सकता है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, कोई भी एम्प्लॉय अपने जो है व्यूज़ नहीं दे सकता उसमें, जो प्री डिफाइंड है। अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड हमें वर्क करना होता है। तो कुल मिला के ये डेफिनेशन है इसकी। ये जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल की। नेक्स्ट ऑर्गन, इट इज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो ऑर्गन जो हुआ है वो, ये जो एस्टेब्लिश्ड हुई है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर इज द प्री डिफाइंड। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है। कुल मिलाकर टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति से हमें क्या वर्क करवाना है, कैसे वर्क करवाना है, कौन व्यक्ति क्या वर्क करेगा। तो ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है। और इसमें इनफॉर्मल में इट इज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर जो है इसका जन्म होता है, ऑर्गन होता है। ऑथोरिटी इज बॉर्न आउट ऑफ द पोस्ट एस्टेब्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मूव्स डाउनवर्ड।
यानी इसकी अथॉरिटी क्या है, ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर प्री डिफाइंड वर्क होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे चाहती है वैसे नीचे अपने एम्प्लॉयज से वर्क करवाती है। तो अथॉरिटी इज बोर्न आउट ऑफ द पोस्ट एस्टिब्लिश्ड, जो पोस्ट है, जिसकी जैसी पोस्ट है उसके हिसाब से जो है बॉर्न होती है इसमें अथॉरिटी। ठीक है। इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मूव्स डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड टाइप की होती है अथॉरिटी, ऊपर से नीचे की ओर आती है। ऐसे ही इनफॉर्मल में देखा जाए तो अथॉरिटी कम्स इज टू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल वर्च्यू। ऑथोरिटी मूव्स डाउनवर्ड और इट कैन बी हॉरिजेंटल, यहाँ हॉरिजेंटल होती है और डाउनवर्ड भी होती है। कहने का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय को फ्रीली स्वतंत्रता होती है वर्क को करने की। तो एक एम्प्लॉय किसी भी तरीके से अपने व्यूज भी, अपने आइडियाज़ भी, अपनी टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकता है यहाँ पर। तो ये है, हालांकि होती डाउनवर्ड है और हॉरिजेंटल, दो टाइप की होती है यहाँ पर अथॉरिटी। बिहेवियर इज प्री डिटरमाइंड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही बिहेवियर डिफाइन कर दिया जाता है, प्री डिफाइंड होता है। इट मीन्स दैट इट इज नॉन बिफोर हैंड हु विल डू वॉट, कौन क्या काम करेगा पहले से ही डिसाइड होता है कि फलाना व्यक्ति या ये मैनेजर ये काम करेगा, ये एम्प्लॉय ये वर्क करेगा, यानी इट इज ऑलरेडी डिसाइड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो हर एक एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो प्री डिफाइंड होता है, यहाँ पर पहले से ही डिफाइंड कर दिया जाता है कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉन बिफोर हैंड, पहले से ही जो है लिखा हुआ होता है ये, हु विल डू वॉट, कौन क्या काम करेगा, एंड हाउ विल डू बी इट, और कौन कैसे वर्क करेगा, यानी कौन क्या वर्क करेगा और कौन कैसे वर्क करेगा। इट इज प्री डिफाइंड, पहले से ही डिफाइंड होता है। हु विल डू वॉट एंड हाउ विल बी डू इट, हु विल बी द बेस्ड, हु विल बी द सबऑर्डिनेट, कौन बॉस होगा, हु विल बी द बॉस एंड हु विल बी द सबऑर्डिनेट, कौन यहाँ पर बॉस होगा, कौन यहाँ पर सबऑर्डिनेट होगा, कौन यहाँ पर एम्प्लॉय होगा। इट इज द प्री डिफाइंड, पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है यहाँ पर कि ये आदमी बॉस होगा और ये आदमी एम्प्लॉय होगा और ये आदमी सबऑर्डिनेट होगा। इट इज प्री डिफाइंड। ऐसे ही अगर इनफॉर्मल में देखा जाए तो इनफॉर्मल में देखा जाए तो बिहेवियर इज डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल अटैचमेंट which means it is not predetermined, यानी इनफॉर्मल में पहले से डिफाइंड नहीं होता है कि who will do it and how will do it, कौन क्या करेगा और कैसे करेगा। it is depend on the individual attachment, individual behavior। तो यहाँ पर इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, फ्रीली होता है, अटैचमेंट से एक दूसरे के साथ मिल करके वर्क करते हैं आराम से, कोई भी किसी से जो है डायरेक्टली टॉक कर सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर इनफॉर्मल में कोई कौन क्या करेगा ये नहीं, जिसके हाथ में जो काम आ जाए वो वही काम कर सकता है। तो ये है यहाँ पर, विच मीन्स इट इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड, यानी ये पहले से डिटरमाइंड यहाँ पर नहीं होता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा और किसको क्या काम करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब
communication is defined, it moves according to the scalar chain or of authority. यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन जो भी होता है जिस भी एम्प्लॉय में, वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है ये F.W. टेलर का, कि स्केलर चेन। तो स्केलर चेन में क्या होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपर वे में होता है, या तो डाउनवर्ड वे में होगा या फिर अपवर्ड में, यानी एक विभाग दूसरे विभाग को कम्युनिकेट करेगा, दूसरा विभाग तीसरे विभाग को, तीसरे विभाग से चौथे विभाग, ऐसे करके जो है कम्युनिकेशन होता है। तो स्केलर चेन के बेस पर यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर इनफॉर्मल में देखा जाए तो कम्युनिकेशन इज नॉट डिफाइंड, कोई डेफिनेशन नहीं होती है कि कैसे कौन किसको इन्फॉर्म करेगा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी को भी कभी भी जो है इन्फॉर्मेशन कर सकता है, यानी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो क्विकली हो जाएगा। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो क्विकली नहीं हो सकता, जल्दी नहीं हो सकता, शीघ्र नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर कम्युनिकेशन करने में टाइम लगता है फॉर्मल में, लेकिन इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन करने में कोई टाइम नहीं लगता, आसानी से कम्युनिकेशन होता है, जल्दी कम्युनिकेशन होता है, यहाँ टाइम की बचत होती है। नेक्स्ट, नेचर, इट्स मूव्स स्टेबल, यानी इसका जो नेचर होता है वो स्टेबल होता है, यानी स्थायी होता है। यहाँ पर जो है फोरकास्टिंग इज पॉसिबल इन इट, इसमें जो है फोरकास्टिंग आसानी से की जा सकती है। सपोज दैट हमको सेल्स करनी है, हमको सेल इंक्रीज करनी है, तो हम कैसे सेल इंक्रीज करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गत वर्षों में जितना भी जो है वर्क हुआ है, या जितना भी प्रॉफिट हुआ है, या जितना प्रोडक्शन हुआ है, वो किस रेशियो में बढ़ रहा है, तो हम वहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके फिर आगे के बारे में सोचेंगे कि अब हम अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस बेस में किस रेट से जो है, किस परसेंटेज से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे जो है उसको इंक्रीज करेंगे। तो इसमें फोरकास्टिंग पॉसिबल है, और इट इज़ टेम्परेरी एंड लेस स्टेबल। इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये लेस स्टेबल होता है, मतलब ये टेम्परेरी होता है, एक तरह से कम समय के लिए होता है, मोर स्टेबल नहीं होता, ये जो है लेस स्टेबल होता है। और फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन इट, इसमें फोरकास्टिंग नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि यहाँ पर कोई इसका प्रॉपर डिफाइन नहीं है, प्री डिटरमाइंड नहीं है ये, इसलिए यहाँ पर हम जो है आसानी से जो है वो फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो ये आज हमने डिफरेंस देखा इसका, कि जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है। आइए एक बार जल्दी रिव्यू कर लेते हैं इसको। तो ये है एन ऑर्गेनाइजेशन, पहला है मीनिंग के आधार पर, एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है एन ऑर्गेनाइजेशन बोर्न आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इमर्ज ऑटोमेटिकली। ऑर्गन के आधार पर देखा जाए तो इट इज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी के आधार पर देखा जाए तो अथॉरिटी इज बोर्न आउट ऑफ द पोस्ट एस्टेब्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मूव्स
downward. Authority comes into existence because of individual virtue. Authority moves downward or it can be horizontal. Behavior is predetermined. It means that is known beforehand who will do it, who will do what, कौन क्या करेगा, and how will we do it, who will be the boss and who will be the subordinate. Behavior is depends on individual attachment, which means it is not predetermined. फ्लोज के आधार पर, फ्लो और कम्युनिकेशन के आधार पर, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड, इट मूव्स अकॉर्डिंग टू द स्केलर चेन एंड ऑथोरिटी. कम्युनिकेशन इज नॉट डिफाइंड इन द, it can moves in the directions. Nature, it moves stable. Forecasting is possible, it is temporary and less stable. Forecasting not possible in it. तो इसमें forecasting possible नहीं है. तो आज हमने जो है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना. आइए अब डेलीगेशन के बारे में जानते हैं. डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अभी हम डेलीगेशंस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द डेलीगेशन. डेलीगेशन का मतलब होता है जो सुपीरियर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है या जो मैनेजर है, वो वर्क को, सारे वर्क को अपने आप नहीं कर सकता, खुद नहीं कर सकता, खुद से नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर वर्कलोड ज़्यादा होता है. तो ज़्यादा वर्कलोड होगा तो वो वर्क आसानी से जल्दी शीघ्र नहीं कर पाएगा. तो वो क्या करेगा, अपने वर्क को अपने सबऑर्डिनेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांट देगा, डिवीजन कर देगा उनमें, या अपने वर्क को किसी अपने सबऑर्डिनेट से करवाएगा, या अपने वर्क को अपने सबऑर्डिनेट को दे देगा. अब वर्क को ही इससे एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट होगा या उस सबऑर्डिनेट का क्या बेनिफिट होगा, उस पर तो वर्क बढ़ जाएगा नहीं. इससे क्या है, उस एम्प्लॉय का मोटिवेशन होगा. उस एम्प्लॉय का मोटिवेशन ये होगा कि एम्प्लॉय सोचेगा अपने मन में, देखो मेरे जो मैनेजर ने मुझको कोई काम सौंपा है, इसका मतलब वो मुझ पर कुछ ना कुछ विश्वास करता होगा, इसी वजह से मेरे को उसने काम सौंपा है, मुझे ये काम बहुत अच्छी तरीके से करना है, इसलिए वो उस वर्क को बहुत अच्छी तरीके से करेगा. अब वर्क तो दे दिया मैनेजर ने या टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अपना वर्क तो सौंप दिया, साथ ही साथ उसको ऑथोरिटी भी दे दी. यानी वर्क दिया, ऑथोरिटी भी दे दी कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी आप इस कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी. अब ऑथोरिटी दे दी, यानी वर्क दे दिया, वर्क के साथ साथ ऑथोरिटी मीन्स पावर भी दे दी. उसको पावर भी दे दी कि तुमको ये वर्क करना है, अपने हिसाब से करना है, और साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निर्धारित कर दी उनकी. तो ऑथोरिटी दी, वर्क करने की ऑथोरिटी दी, काम कर सकते हो तुम मेरा. दूसरी बात, उसको जो है साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी. अब दोनों चीज़ दे दी, दोनों इक्वल रेशियो में उसको दे दी. तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय होगा. तो डेलीगेशन का मतलब ये है, डेलीगेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑथोरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. यानी यहाँ पर ऑथोरिटी को ट्रांसफ़र कर देता है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट या एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट को. एंट्रस्टमेंट और
of responsibility and creation of accountability for performance which help a manager to extend his area or operations was as without it. साथ ही साथ में उसको अथॉरिटी तो दे दी, वर्क तो ट्रांसफ़र कर दिया, साथ ही साथ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी निर्धारित कर दी कि आप जो भी वर्क करोगे उसके लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल होगे और आपकी ही अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होगी फॉर परफॉर्मेंस, जो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। हिज एक्टिविटी वुड बी restricted to only what he himself can do, जो भी उसने वर्क किया है। नेक्स्ट इन अदर वर्ड, अब दूसरे वर्ड में देखा जाए तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पॉपुलरली नॉन एज डेलीगेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये एक ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होता है डेलीगेशंस। तो डेलीगेशंस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इट नीड्स टू फेल्ट इसमें ये महसूस किया जाता है व्हेन ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड ऑन द मैनेजर, के मैनेजर पर जब ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, वर्क उसका बढ़ जाता है, तो ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म ऑल द जॉब्स, वो सारे वर्क को या सारे जॉब्स को एक साथ नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक। इन दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ही डिवाइड हिज वर्क अमोंग द सबॉर्डिनेट, तो वो अपने वर्क को क्या करता है, सबॉर्डिनेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सबॉर्डिनेट में बांट देता है उस वर्क को, और बांटने के साथ साथ क्या करता है, इन दिस सिचुएशन ही डिवाइड्स हिज वर्क अमोंग द सबॉर्डिनेट बट जस्ट मोर डिवीजन ऑफ द वर्क डज नॉट गारंटी टू सक्सेस। अब ये कोई गारंटी नहीं होती है कि वर्क को जो है सबॉर्डिनेट कर ही देगा या सबॉर्डिनेट वर्क में सफल हो ही जाएगा। इट इज़ नॉट गारंटी, तो गारंटी तो नहीं है इसकी। तो गारंटी टू सक्सेस फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस भी सक्सेसफुली होगी, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी ही आएगी। तो अथॉरिटी शुड बी गिवन टू द सबॉर्डिनेट, तो इसलिए उसको अथॉरिटी भी दी जाती है कि यू आर रेस्पॉन्सिबल, अगर गलत काम किया तो यू आर रेस्पॉन्सिबल, तुम जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी तो कार्य अच्छा नहीं करेगा वो एम्प्लॉय। अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो वर्क को भी अच्छी तरीके से करेगा, तो इसलिए उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ ही साथ दे दी जाती है। अथॉरिटी शुड बी गिवन, और अथॉरिटी भी दे दी जाती है जिससे कि वर्क अच्छा हो। अथॉरिटी इज गिवन टू द सबॉर्डिनेट टू टेक वर्क रिलेटेड डिसीजन, और वर्क के बारे में उसे डिसीजन लेने का की पावर भी दे दी जाती है। दिस डिवीजन ऑफ द वर्क एंड असाइनिंग अथॉरिटी, तो ये जो डिवीजन ऑफ द वर्क किया गया है और जो अथॉरिटी असाइन की गई है उनकी फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस इज कॉल्ड डेलीगेशन एंड अथॉरिटी। इसी को हम जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो ये है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बोथ आर द पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। तो वो ये तीनों पार्ट डेलीगेशन का में के अंतर्गत तीन चीज़ आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जाती है, अथॉरिटी एम्प्लॉय को दी जाती है, पावर एम्प्लॉय को दे दी जाती है कि तुमको ये वर्क करना है। दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जाती है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, इस वर्क के लिए जो है आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। तीसरी अकाउंटेबिलिटी, उन्हीं साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी उसकी फिक्स कर दी जाती है कि यू आर अकाउंटेबल फॉर वर्क,
अगर ये वर्क खराब हुआ या ये वर्क गलत हुआ तो आप ही जिम्मेदार होंगे, आपको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो आप ही हर कंडीशन में लायबल होंगे इस चीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।